नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में निवेश को किस तरह से बढ़ावा देना है, कृषि पर्यटन के संदर्भ में किस तरह की संभावनाएं हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा की गई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके ने मुख्यमंत्री आवास में भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से पर्यटन, कृषि, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के साथ शैक्षिक आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर प्रदेश के विकास में परस्पर सहयोग के लिए दोनों नेताओं ने प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों के लिए सुरक्षित और शांत माहौल है, साथ ही श्रमिकों और उद्यमियों के संबंध भी बेहतर हैं। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रभावी व्यवस्था बनी है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कृषि, रोड, एयर एवं रेल कनेक्टिविटी, टूरिज्म आदि के क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम किया जा रहा है। निवेशकों की सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना है और सभी के लिए समान कार्य संस्कृति के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब उपचुनाव में करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अभी तक हरीश रावत हार पर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हरीश रावत ने चुप्पी तोड़ दी। हरीश रावत ने कहा कि चंपावत चुनाव का परिणाम पहले से तय था, मगर जिस तरह से जीत का मार्जिन बढ़ाने की होड़ पूरी बीजेपी सरकार में मची हुई थी, उसके परिणाम कांग्रेस से ज्यादा उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड के लिए चिंताजनक हैं। हालांकि हरीश रावत ने चुनाव में मिली करारी हार के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया और कहा कि हार की जिम्मेदारी पार्टी और पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे। हरीश रावत ने कहा कि चंपावत उपचुनाव में मार्जिन बढ़ाने के लिए लोकतंत्र को कुचला गया, राज्य के लिए यह चिंताजनक है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। परिणाम तो पहले से ही तय था, मगर जिस तरीके से मार्जिन बढ़ाने की होड़ लगी रही पूरी सरकार में, कितना मार्जिन बढ़ा दिया जाए, वो उसके परिणाम कांग्रेस से ज़्यादा जो है राज्य की राजनीतिक और लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। वो पार्टी तय करेगी, पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे, मगर हमको देखना यह है कि जो लोकतंत्र को नुकसान हुआ है, लोकतंत्र को कुचलने की, लोगों की आवाज़ को कुचलने की, प्रतिपक्ष सशक्त रहेगा तो उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। तो वहाँ जिस प्रकार से कितना मार्जिन बढ़ा लिया जाए और उसके लिए कोई भी तरीके इस्तेमाल कर ली जाए, जो समाचार आए वो चिंता। लेकिन लोकतंत्र बचेगा कैसे रावत जी? मैंने कहा स्थितियाँ चिंताजनक है और हम लड़ेंगे और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। बुलेटिन में अब बात हरिद्वार की भी कर लेते हैं, जहां सर्व समाज संगठन ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए अपील की गई। तो हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर सर्व समाज संगठन की ओर से एक कैंडल मार्च निकालकर पंजाब सरकार को जगाने के लिए और सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकालकर उनकी हत्या करने वालों को सजा दिलाने के लिए सरकार से मांग की गई। साथ ही सिद्धू मूसेवाला की आत्मा की शांति के लिए भगत सिंह चौक पर अरदास भी की गई। सर्व समाज संगठन की ओर से कैंडल मार्च निकालकर सिद्धू मूसेवाला को शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। सर्व समाज संगठन के साथ आए वरिष्ठ किसान नेता सुभाष सिंह ढिल्लों ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अभी तक हत्यारे पकड़े नहीं गए। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या के मामले को लेकर केंद्र की सरकार सीबीआई जांच करवाए और जो भी हत्या के दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। कैंडल मार्च को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि विरक्त कुटिया से इस कैंडल मार्च को प्रारंभ किया गया था, जिसका समापन भगत सिंह चौक पर किया गया, जिसमें सर्व समाज संगठन के 36 बिरादरियों ने मिलकर इस कैंडल मार्च को निकाला है और सिद्धू मूसेवाला को शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि दी है।
जो सिद्धू मूसेवाला का गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया पंजाब में, उनकी आत्मा की शांति के लिए हरिद्वार की पूरी संगत की तरफ से 36 बिरादरियों की तरफ से यह कैंडल मार्च निकाला गया है, जो कि वृक्ष कुटिया गुरुद्वारा साहब से शुरू होकर भगत सिंह चौक पर इसका समापन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे अरदास की गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए, और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि उसकी सीबीआई जांच करवा के सेंटर सरकार अपने देखरेख में उसकी जांच करवाए, क्योंकि पंजाब सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। सेंट्रल सरकार अपनी देखरेख में उसकी जांच करवाए, जो दोषी हो उनको। हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आश्रम वेब सीरीज का तीसरा पार्ट लॉन्च हुआ है, जिसको लेकर हरिद्वार के साधु संतों ने नाराजगी जताई है। इस वेब सीरीज के जरिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई आश्रम वेब सीरीज में दिखाए गए दृश्यों पर हरिद्वार के संतों ने आपत्ति जताई है। साथ ही ऐसी वेब सीरीज के जरिए हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। साधु संतों ने केंद्र सरकार से साधु संतों पर बनने वाली वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि साधु संतों पर वेब सीरीज बनाना अच्छा नहीं है। साधु संत समाज को रास्ता दिखाते हैं। फिल्मों के जरिए साधु संतों की छवि खराब करना ठीक नहीं है। साधु संत हैं जो समाज को सही दिशा में ले जाकर समाज के कल्याण की बात करते हैं। साधु संत किसी एक धर्म नहीं बल्कि सभी धर्मों को समान मानकर काम करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। वहीं दिया राजपूत ने 97% अंक लाकर उत्तराखंड में टॉप किया है। तो उत्तराखंड की परीक्षाओं में 12वीं कक्षा में हरिद्वार की दिया राजपूत ने 97% अंक लेकर पूरे प्रदेश में टॉप किया है। प्रदेश में पहला स्थान पाने वाली दिया राजपूत हरिद्वार के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा हैं। परीक्षाओं के नतीजे सामने आने के बाद दिया के घर चलाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। दिया के पिता पदम राजपूत फैक्ट्री कर्मचारी हैं और मां भारती देवी आम गृहिणी हैं। दिया का कहना है कि फैमिली और शिक्षकों से उन्हें काफी सहयोग मिला है, जिसकी वजह से ये संभव हो सका है। आगे चलकर वे IAS ऑफिसर बनकर जनता की सेवा करना चाहती हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। यकीन ही नहीं हो रहा है अभी तक भी कि मैंने टॉप किया है। ऐसा लग रहा है एक सपना है कि मैंने सोचा था कि मेरिट लिस्ट में तो आऊँगी, पर ये नहीं सोचा था कि पूरे उत्तराखंड में टॉप करूँगी। तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यकीन ही नहीं हो रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है सपना सा पूरा हो गया है। बहुत ज़्यादा खुश है, सभी बहुत खुश है। स्कूल वाले, टीचर्स, मम्मी पापा, पूरी फैमिली, आस पड़ोस वाले सब बहुत ज़्यादा खुश है। तो उन्हें देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो मैं अपने मम्मी पापा को, अपनी फैमिली, सबको ही मतलब वैसे तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पापा मम्मी दोनों ने ही किया है, तो मैं उनको अपना ज़्यादा अच्छा आइडियल मानती हूँ। वैसे मैं आगे IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, जिसकी तैयारी मैंने अभी से शुरू कर दी है। और मैं चाहती हूँ, मैं बिल्कुल IAS ऑफिसर बनना ही चाहती हूँ, जिसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बनूँ। बच्चों तो मतलब शुरू से बच्चा हमारा पढ़ने मतलब काफ़ी सही था। मतलब घर पर खाली पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करते। मतलब खाली पढ़ाई चाहिए हमारे को। मतलब बच्चे से मतलब आने वाले समय में IAS तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है। मतलब अभी मतलब छुट्टी है फिर भी किताब पढ़ती रहती है। मतलब हमने बात करी मतलब जो IAS अधिकारी बने हैं उनसे, मतलब कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ये पहले किताबें पढ़ो, इनको दोबारा रिपीट करो, तो आगे चल के तुम्हारे काम आएंगे। मतलब तैयारी आगे के लिए अच्छी रहेगी। मतलब कुमाऊं DIG ने बड़ी पहल की है। दरअसल जो पुलिसकर्मी लंबे वक्त से एक ही जिले में पदस्थ थे, एक ही जिले में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनका तबादला कर दिया गया है। 600 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। तो लंबे वक्त से एक ही जिले में जमे हुए पुलिसकर्मियों का DIG कुमाऊं ने स्थानांतरण कर दिया है। DIG कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने 316 पुलिसकर्मियों का दुर्गम जबकि 330 कर्मियों का सुगम जगहों में तबादला किया है। साथ ही उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि सभी पुलिसकर्मी तुरंत अपनी अपनी जगह पर पदभार ग्रहण करें। वहीं तबादला हुए पुलिसकर्मियों में बहुत से ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो पिछले कई सालों से पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे थे और सुगम की आस लगाए हुए थे। DIG कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि लंबे वक्त से पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण नहीं हुआ था। ऐसे में इस बार बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है, जिसमें 100 सब इंस्पेक्टर के अलावा 546 कांस्टेबल शामिल हैं, जिनका स्थानांतरण किया गया है। उन्होंने बताया कि 42 सब इंस्पेक्टरों को मैदानी जनपदों से पहाड़ भेजा गया है। वहीं पर्वतीय जनपदों में तैनात 58 सब इंस्पेक्टर का तबादला मैदानी जिलों में किया गया है।
उन्होंने बताया कि मैदानी जनपद में तैनात 274 कांस्टेबल को पहाड़ी जनपदों में भेजा गया है, जबकि 272 कांस्टेबल को पहाड़ से मैदान में ट्रांसफर किया गया है। अब बात पौड़ी के कलजुखाल ब्लॉक की भी कर लेते हैं, जहां लंबे वक्त के बाद मेले का आयोजन किया गया है। दरअसल कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से मेले का आयोजन नहीं किया जा सका था। ऐसे में इस बार बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है। तो जनपद पौड़ी जिले के कलजुखाल ब्लॉक के कुंडेश्वर खैरा लिंग इस बार 2 साल बाद यहां पर मेले का आयोजन किया गया है। मंदिर मेला समिति ने पहले से व्यापक तैयारी की थी। मेला समिति द्वारा दूसरे दिन स्थानीय महिला मंगल दलों की सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी रखी गई। प्रतियोगिता में पौड़ी सतपुली से लेकर आसपास के गांवों समेत 10 मंगल दलों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर विजेता महिलाओं को पुरस्कार दिया गया। 2 दिवसीय मेले में लंबे वक्त बाद पहली बार दूर दराज से करीब 200 दुकानें सजी थी, जहां महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। बता दें कि कलजुखाल विकासखंड की विभिन्न पट्टियों के हजारों प्रवासी हर साल उत्साहपूर्वक इस मेले में भाग लेते हैं, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बीते 2 साल से मेले का आयोजन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इस साल मेले में बड़ी संख्या में प्रवासी सुख समृद्धि की कामना लेकर मुंडनेश्वर महादेव के दर्शन करने खैरालिंग पहुंचे। सुबह से ही मेला स्थल से करीब 6 किलोमीटर दूर कलजुखाल बाजार से भारी जाम लगा रहा। मेले में यातायात एवं शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार सुशीला कोठियाल को सौंपी गई थी। वहीं वो अकेली मुस्तैद दिखी। हालांकि तहसीलदार मेले स्थल से पहले कलजुखाल ब्लॉक मुख्यालय के पास ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग में व्यस्त रही, जिसकी वजह से सांसद प्रतिनिधि एवं व्यापारी कलजुखाल संजय पटवाल को एडीएम को फोन करना पड़ा। उन्होंने बताया कि समस्त व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम को जाम से निजात पाने के लिए पहले ही ज्ञापन दे दिया है। शाम तक जाम की यह स्थिति थी कि विधायक राजकुमार पोरी, प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र राणा समेत जो तमाम लोग थे वापस पौड़ी जाने के लिए भेटी भोंसला होकर इन्हें जाना पड़ा। इसके अलावा मंदिर परिसर तक बनी सड़क से धूल मिट्टी से श्रद्धालुओं का जमकर स्वागत होता हुआ भी नजर आया। ये एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है। बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई है और एक प्राचीन मेला है जो कि बहुत समय से लगता हुआ आ रहा है। विगत 2 वर्षों से ये मेला कोविड के चलते नहीं लग पाया, तो आप देख सकते हैं कि बाबा के दर्शन को तरसते हुए भक्तगणों की भीड़ कितनी भारी है। और साथ ही यहाँ पर भगवान शंकर के साथ माँ काली का भी वास है। तो माँ काली के स्थान पर यहाँ पर बलि प्रथा थी जो कि समाप्त हो गई है, समय के साथ साथ बदलाव होता गया और अब यहाँ पर बलि प्रथा के बदले नारियल और श्रीफल का चलन आ चुका है। उससे भक्तगण अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। साथ ही भगवान शिव के बारे में कहा जाता है, जब भी क्षेत्रवासियों पर विपत्ति आती थी तो ये आवाज़ लगाकर सूचित करते थे, तो इन्हें धवड़िया देवता भी कहा जाता था। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो एक प्राचीन मंदिर था वो एक पुरानी शैली में बना हुआ था और अब मंदिर का सौंदर्यीकरण भी हो गया है, जो कि वाकई में काबिले तारीफ। ऐसा है कि मंदिर में जो है कि सबसे पहले ये है कि शांतिपूर्वक जो है ये मेले का जो है कार्यक्रम अच्छे ढंग से निकला है, शांतिपूर्वक निकला है और लगभग जो है कि इस टाइम भीड़ बढ़ेगा ठीक है और श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा से जो है पूर्ण दर्शन किए। इस मंदिर की खासियत क्या है पंडित जी? खासियत ये है कि जो है कि खैरालिंग महादेव जी जो है कि नमक के भारे में आए थे और जो है शिवलिंग रूप में आए थे और जो है कि उनकी मान्यता जो है पुरानों से ही काफ़ी मान्यता उनकी। जो मेला है क्षेत्रीय समिति द्वारा आयोजित किया गया है और ये हर वर्ष होता था, लेकिन कोरोना काल की वजह से 2 साल से नहीं हुआ और आज ये जो है 2 साल के बाद यहाँ पर मेला हो रहा है और बहुत भीड़ है इसमें। इस मेले में बहुत भीड़ है क्योंकि इस समय जो है बाहर से लोग सब लोग बाहर गांव में आ रखे हैं बाहर से, उसकी वजह से जो है यहाँ पर भीड़ बहुत अच्छी दिखने को मिल रही है। और जो यहाँ की समस्याएं रोड की है, पानी की है, ये समस्याएं तो आई हैं। इसके लिए आगे जो है भविष्य में समाधान किया जाएगा। जो मंदिर तक आने वाली सड़क है इसके लिए बारे बोला गया है, इसको डामरीकरण के लिए इसके लिए बात आई है, इसके लिए प्रयास करेंगे।
पहाड़ों पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला पिथौरागढ़ का है, जहां से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो पहाड़ों पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार सुबह पिथौरागढ़ में एक और सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें से 2 घायलों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इग्यार देवी के पास पिकअप वाहन डिवाइडर से टकरा कर रोड पर पलट गया, जिसमें सवार यात्री छुटक कर गहरी खाई में जा गिरे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर घायलों को खाई से बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें 108 वाहन की मदद से हॉस्पिटल भेजा गया, जहां 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब बात चारधाम यात्रा की भी कर लेते हैं। दरअसल केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर अचानक बेकाबू हो गया। हालांकि पायलट की सूझबूझ की वजह से यह हादसा टल गया। ये वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए किस तरह से ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए जैसे ही तैयार होता है वैसे ही ये नीचे जमीन पर गिरता है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि तभी पायलट ने इसे अपने काबू में कर लिया था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया है। फिलहाल डीजीसीए ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि 31 मई को दोपहर करीब 1:30 बजे थम्बे एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का एक बेल 407 हेलीकॉप्टर केदारनाथ हेलीपैड पर उतरते वक्त अनियंत्रित हो गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर अस्थिर हालत में हेलीपैड की ओर आया और इसे स्पर्श करने के दौरान जमीन से जोर से टकराया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर जमीन से कुछ ऊपर उठा और 270 डिग्री मुड़ गया और फिर जमीन पर जोर से टकराते हुए उतरा। डीजीसीए ने घटना के बाद एक परामर्श जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पायलटों को हेलीकॉप्टर उतारने के दौरान खासतौर पर केदारनाथ हेलीपैड पर पीछे से तेज गति से हवा बहने पर उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। फिलहाल डीजीसीए घटना की जांच कर रही है। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में रोडवेज बसें भी संचालित हो रही हैं। अब इन रोडवेज बसों के चालकों, परिचालकों और अन्य कर्मियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। चारधाम यात्रा मार्ग पर संचालित हो रही रोडवेज की बसों के चालक, परिचालक और यात्रा ड्यूटी कर रहे बाकी कार्मिकों को रोडवेज प्रबंधन ने प्रतिदिन 200 रुपए खर्च भत्ता की सौगात देने के बाद अब हर बस के लिए किलोमीटर भी तय कर दिए हैं। इससे विशेष श्रेणी और संविदा के करीब 500 चालकों और परिचालकों को फायदा मिलेगा। चारधाम यात्रा में इस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण बसों की कमी पड़ी हुई है। रोडवेज की करीब 300 बसें यात्रा में संचालित हो रही हैं। इनमें न सिर्फ देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार डिपो बल्कि कोटद्वार और कुमाऊं मंडल की बसें भी चलाई जा रही हैं। समस्त बसों का केंद्रीय टर्मिनल ऋषिकेश डिपो है। ड्यूटी चार्ट के आधार पर बसों को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री भेजा जा रहा है। रोडवेज के कर्मचारी संगठन यात्रा मार्ग पर बस का संचालन कर रहे चालकों और परिचालकों के लिए किलोमीटर निर्धारित करने की मांग कर रहे थे। तो चारधाम यात्रा में रोडवेज बसों का संचालन जो चालक और परिचालक कर रहे हैं, बाकी कर्मचारी जो इसके हिस्सेदार हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर सामने आई है। बड़ी संख्या में बड़े दिनों से ये मांग की जा रही थी कि किलोमीटर का निर्धारण कर दिया जाए, जिसे अब रोडवेज ने स्वीकार कर लिया है। रोडवेज प्राधिकरण ने इससे जुड़ा फैसला सुनाया है। फिलहाल के लिए हमारी देवभूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।